टैक्सेशन के मामले में सरकार की और मेरी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वो है सिंप्लीफिकेशन। एफएम ने कहा टैक्स स्ट्रक्चर पर काम जारी, आईटीआर फॉर्म बनेगा आसान, लेकिन मैट के मुद्दे पर कहा कोर्ट ही लेगा फैसला। We have brought most states on board. The Lok Sabha has cleared it. It's before the Rajya Sabha. I hope it should be cleared very soon. रुके हुए बिलों को पास कराना है सरकार की प्राथमिकता। वित्त मंत्री ने कहा 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की होगी कोशिश। भूमि बिल भी पास कराने का भरोसा। कॉर्पोरेट्स ने भी दिया सरकार को थम्स अप। कहा दिवाली तक दिखेगा फैसलों का असर। काम हो रहा है मिनिस्ट्रीज में, जिसमें हमारी उम्मीद है कि दिवाली के आसपास शुरू होगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग स्टेज में आ जाएगा या अवार्ड स्टेज में आ जाएगा। India is now poised in a very favorable situation to take advantage of the global scenario. नेटवर्क 18 डायलॉग में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने देश में निवेश का माहौल सुधारने पर दिया जोर। कहा रेलवे की देश के ग्रोथ में है अहम भूमिका। बंद होगी हवा में हेराफेरी। सीएनबीसी आवास की मुहिम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऊंचे हवाई किराए मामले में दखल दिया। विमानन राज्य मंत्री ने आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा 15 दिन में एयरलाइन कंपनियों के साथ होगी बैठक। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि सभी मंत्रालयों के सभी एयरलाइंस जो हैं, प्राइवेट एयरलाइंस और गवर्नमेंट एयरलाइंस को हम बुलाकर इस विषय पर एक रोक लगाना चाहते हैं कि प्रीडेटिंग प्राइसेस नहीं होने चाहिए। कल सुस्ती के बाद फिर लौटा बाजार का जोश। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% ऊपर। मिड कैप शेयरों में भी बढ़त, लेकिन बैंक निफ्टी की तेजी थमी। अनुमान से बेहतर रहा एसबीआई का Q4। एनआईआई में 14% का उछाल। एनपीए में भी गिरावट, लेकिन आईटीसी ने किया निराश। सिगरेट बिक्री सुस्त पड़ने से अब 9,293 करोड़ के पास सिमटी। मुनाफा और मार्जिन भी अनुमान से कम। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। नेटवर्क 18 कॉन्क्लेव में दिग्विजय ने साधा सरकार पर निशाना। बोले मार्केटिंग में नंबर 1 लेकिन गवर्नेंस में 0। राम माधव बोले दिग्विजय को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ओएनजीसी सहित सभी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के लिए अच्छी खबर। $60 प्रति बैरल तक नहीं देनी होगी सब्सिडी। $60 प्रति बैरल से ऊपर 85% चुकानी होगी सब्सिडी। दिल्ली में नियुक्ति का काम उपराज्यपाल के जिम्मे। गृह मंत्रालय ने जारी दिया आदेश। और केजरीवाल बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से घबराई बीजेपी। जयललिता फिर पहनेंगी तमिलनाडु का ताज। राज्यपाल ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम का इस्तीफा। जया को दिया मुख्यमंत्री बनने का न्योता। कल होगा शपथ ग्रहण। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर सरकार जोर शोर से अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के कामकाज का ब्यौरा देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जेटली ने कहा कि पिछले 1 साल में देश की तरक्की के लिए सभी विभागों ने एक दिशा में काम किया और कई अहम फैसले लिए हैं। जहां एक और कोल ब्लॉक नीलामी, माइनिंग पॉलिसी और स्पेक्ट्रम ऑक्शन के विवाद खत्म हुए हैं, वहीं पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं आना सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए टैक्स काफी बड़ा जरिया है और सरकार ने टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने पर काफी जोर दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की कोशिश भी यहां की जा रही है और पुराने टैक्स मामलों को भी सुलझाया जा रहा है। टैक्सेशन के मामले में सरकार की और मेरी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वो है सिंप्लीफिकेशन। मैं देश से बाहर था जब मुझे पता चला कि आईटीआर फॉर्म में कुछ एडिशंस हुए हैं। 3-4 एडिशंस थे। पहले भी 12.5 पेज का था और मैं स्वयं के बारे में कहूं तो मुझे तो 12.5 पेज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने उसी वक्त फोन करके इसको रुकवाया। इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ creating history by bringing about the most important
indirect tax reform in independent India, the GST. We have brought most states on board. The Lok Sabha has cleared it. It's before the Rajya Sabha. I hope it should be cleared very soon. When I said from 5.64 it has come down to 5.2, I would take it as only an initial indicator. Because at times when you are trying to revive the economy, some indicators can always be patchy. They can be one indicator and next month you can have another indication. So I am not drawing any final conclusion from this. If this pattern continues over 2-3 more quarters, then I will draw a conclusion that there is a pattern in it. सरकार के 1 साल पूरा होने को है और दूसरे साल का रोड मैप तैयार हो चुका है। इसी पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से बातचीत करेंगे। लक्ष्मण, दूसरे साल के लिए सरकार का क्या एजेंडा है और उसकी प्राथमिकताएं क्या क्या है? देखिए, पिछले 1 साल में सरकार जिन 2 बिलों को पास कराने में नाकाम रही है, उन बिलों को पास कराना संसद से सरकार की पहली प्राथमिकता है। उनमें से एक है जीएसटी से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल, जिसे सरकार ने पूरे भरोसे के साथ उम्मीद जताई है कि वो इस अगले सत्र में, संसद के अगले सत्र में इस बिल को पारित करा लेगी। साथ ही साथ जमीन अधिग्रहण बिल पर भी सरकार को भरोसा है कि विपक्ष मान जाएगी और सरकार इस बिल को भी पारित करा लेगी। और सरकार को लगता है कि ये दोनों जो बिल को पारित करना होगा वो सरकार के दूसरे साल की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा टैक्स के मोर्चे पर सरकार आने वाले दिनों में और कुछ कदम उठाना चाहती है। खासतौर से टैक्स की दरें धीरे धीरे करके कम हो जाए ताकि निवेश का बेहतर माहौल बने। ये सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। विरासत में टैक्स से जुड़े हुए जो विवाद है उसको सरकार सुलझाने की कोशिश करेगी। काला धन पर अभी और भी कई बिल सरकार लाना चाहती है, कानून लाना चाहती है ताकि काले धन पर सख्ती से सरकार निपट सके। इसके अलावा सरकार की दूसरी प्राथमिकता यह है कि जो अलग अलग सामाजिक कल्याण की जो योजनाओं सरकार ने ऐलान किए हैं उन योजनाओं को सही तरीके से अमल कर सके, इस पर सरकार का फोकस होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी सरकार के फोकस एरिया में से एक है। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दिया जाएगा, सड़क बनाने पर खासा ध्यान दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र सरकार के फोकस में रहेगा। आने वाले दिनों में सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कई सारे आप महत्वपूर्ण ऐलान देख सकते हैं। कुछ हो सकता है एक राहत पैकेज का भी ऐलान हो जिसमें कृषि क्षेत्र में सिंचाई पर खास फोकस होगा, किसानों की फसल बीमा पर खास फोकस हो सकता है। विनिवेश के मोर्चे पर आगे सरकार काफी तेजी से बढ़ना चाहती है। बैंकिंग सेक्टर में काफी सुधार पर सरकार का जोर होगा। ये कुछ सरकार ने रोड मैप तैयार किए हैं जिसको सरकार आने वाले दिनों में उसको पारित करना चाहती है, उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। शुक्रिया लक्ष्मण। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर हमारे नेटवर्क के चैनल IBN नेटवर्क के 1 ईयर डायलॉग कार्यक्रम के मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों ने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया है। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री सुरेश प्रभु, टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी जैसे दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर देना चाहिए। Japanese have the capacity to invest. China has the foreign exchange reserves. They could invest. US, of course, is a net debtor, but still has the capacity. The corporate world has the capacity. The European companies, so they will be looking out for investments into the markets like India, which is going to grow. And at a time when India needs also to supplement the domestic savings which has fallen over a period of time to actually make this thing happen. So India is now poised in a very favorable situation to take advantage of the global scenario. इसी कार्यक्रम में टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश सही दिशा में बढ़ रहा है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि सत्ता के गलियारों को दलालों से मुक्त करवा लिया गया है। इस मौके पर रविशंकर ने अच्छे दिनों का खाका भी पेश किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई है, ये मैं जरूर कहूंगा। देयर इज होप, देयर इज एस्पिरेशन, देयर इज एन एश्योरेंस एंड देयर इज ए कंप्लीट कॉन्फिडेंस दैट इंडिया इज ऑन द राइट पाथ और भारत की ये शुरुआत अच्छी होगी। अब कुछ लोग परेशान होते हैं, उनका काम आलोचना करना है। इसी कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता राम माधव भिड़ गए। हम आपको दिखाते हैं इस नोकझोंक के कुछ अंश। 2000 लोग उनके ऊपर आरोप होकर जेल गए हैं, आप संतुष्ट नहीं है
लाखों करोड़ खाने वाली सरकार की प्रतिनिधि आप है, कोई गिरफ्तार नहीं होता है और आप वहां कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट के निरीक्षण में हो रहा है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट का कंप्लीट चीफ जस्टिस के देखिए, हाईकोर्ट के निरीक्षण में व्यापम का पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये झूठे दस्तावेज लेके जाते हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं। कोर्ट कहता है कि यार तुम्हारा दस्तावेज गलत है, अगर गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए ना। राम माधव जी, अगर मेरा दस्तावेज गलत है तो मैं चुनौती देता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, हाईकोर्ट को और राम माधव को कि मेरे को गिरफ्तार करें। आपका हाईकोर्ट में दस्तावेज हाईकोर्ट ने खारिज किया ना परसों ही, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? देखिए, अरे अब मेरे को क्यों चैलेंज कर रहे हो? मुझे क्या करना है? आप गए हो कोर्ट में, आपको लोग हाईकोर्ट ने कहा झूठे हो तब सच साबित करो ना। मैं झूठा नहीं हूँ, आप झूठे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा यू आर ए लायर। हाईकोर्ट ने कहा यू आर लाइंग, यू आर ए लायर, यू आर लाइंग। यू शो मी दैट ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट, शो मी दैट ऑर्डर। तो तीखी नोकझोंक हुई दो नेताओं के बीच में, जहां कार्यक्रम हो रहा था कि सरकार कैसे उसका 1 साल बीता और राम माधव और दिग्विजय सिंह आपस में भिड़ गए। बहरहाल हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखिए बाजार में फिर कैसे लौटी बाहर, पूरी खबर ब्रेक के बाद। और कैसा रहा Q4 में SBI ITC का रिपोर्ट कार्ड, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आवाज एट 9 में बात करेंगे बाजारों की, जहां आज फिर तेजी लौटती हुई दिखाई दी। कल की सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए आज सेंसेक्स 148 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी करीब 39 पॉइंट्स की तेजी रही। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए अब हमारे साथ है हमारे मार्केट रेटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, कल की सुस्ती आज तेजी में तब्दील हो गई, तो कहां से सपोर्ट मिला बाजार को और दिन भर में क्या एक्शन देखने को मिला? एशियाई बाजारों की मजबूती और डोमेस्टिक फंड्स की दमदार खरीदारी ने भारतीय बाजारों में आज मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। हालांकि एफआईएस की तरफ से फिर से बिकवाली के छोटे आंकड़े आते हुए दिखे थे, लेकिन उसका बहुत असर पड़ता नजर नहीं आया। शुरुआत हमने थोड़ी सी सुस्ती के साथ की और उसके बाद दिन के दौरान बाजार अच्छी मजबूती दिखाते हुए नजर आए, खासतौर से एसबीआई के नतीजों तक। एसबीआई के नतीजों तक बाजार एक बार की 8,500 के बेहद करीब निफ्टी पर पहुंच चुके थे, लेकिन नतीजों के बाद भी बाजारों ने मजबूती दिखाई। लेकिन फाइनल जब नतीजे डिटेल में आते हुए दिखे तो आखिरी आधे घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर भी सेंसेक्स लगभग 150 अंकों पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 8,450 के ऊपर की हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग काफी अहम कही जा सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफी इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिला। यहां पर मजबूती थी मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1/4% की, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन उसके बावजूद बढ़ने वाले शेयरों की तादाद कम थी, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट बंद होता हुआ दिखा। आप देख सकते हैं गिरने वाले शेयर 800 थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, और बैंक निफ्टी में टर्नओवर तो यहां पर 3 लाख करोड़ के पार जरूर पहुंचा, लेकिन बैंक निफ्टी जरूर नेगेटिव बंद होता हुआ दिखा। तो बैंक निफ्टी की अच्छी खासी 0.5% की कमजोरी के बावजूद बाजार ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अब कहां से सपोर्ट आया? फार्मा शेयर आज काफी मजबूत थे। सन फार्मा, ल्यूपिन, वोखार जैसे दिग्गजों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी शेयरों में भी एक अच्छी चमक दिखी। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल जैसे दिग्गज पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं कैपिटल गुड शेयरों में खरीदारी लौटती दिखी। पुंज लॉयड ने आज बेहद शानदार नतीजे पेश किए, उसके बाद स्टॉक 14% बढ़ा। एलएनटी, एबीबी में भी खरीदारी थी। वहीं मेटल शेयरों में जरूर कमजोरी थी। उत्तम गालवा ने आज कमजोर नतीजे पेश किए, लेकिन हिंडाल्को और वेदांता भी गिरते हुए नजर आए। और कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए, ज्यादातर मिड कैप कंपनी ने बेहद शानदार नतीजे पेश किए। वोल्टास को देखिए 10% मजबूत, ब्रिटानिया ने शानदार नतीजे दिए। इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, श्री रेणुका, ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं आरसीएफ और दीपक फर्टिलाइजर, ये 2 ऐसे नतीजे थे जो कमजोर रहे कल बाजार बंद होने के बाद। अच्छे नतीजों की बात करें जो आज आते हुए दिखे तो कर्नाटका बैंक ने अच्छे नंबर्स पेश किए। स्ट्राइड्स आर्कोलैब के भी नंबर्स अच्छे थे, हालांकि ऊपरी लेवल से कुछ फिसला। एनबीसीसी ने भी नंबर्स अच्छे पेश किए, लेकिन 0.5% नुकसान के साथ ये बंद होते हुए दिखा। लेकिन आज सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नतीजों के लिहाज से आया एसबीआई से। पहले बेहद मजबूती, 300 के पार स्टॉक पहुंचा, लेकिन जब डिटेल में नतीजे देखे गए कि काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसके बाद स्टॉक 3% नीचे बंद होता हुआ नजर आया। अब निफ्टी पर चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डाले तो दिग्गजों में एचडीएफसी और ओएनजीसी ने काफी सहारा दिया। पावर ग्रिड और गेल भी मजबूत थे। वहीं कमजोर शेयरों में अल्ट्राटेक, आइडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा आज कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन मजबूती के साथ और 8,450 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी पर राहत की बात है।
सेल और आर्सेलर मित्तल ने भारत में ऑटोमेटिव स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है। ये समझौता दोनों कंपनी के बीच ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है और इस समझौते के तहत भारत में कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित की जाएगी जो देश की तेजी से बढ़ती ऑटो इंडस्ट्री को स्टील प्रोडक्ट सप्लाई करेगी। सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आने की संभावना है, जिससे पूरा करने के लिए सेल और आर्सेलर मित्तल ने हाथ मिलाया है। ओएनजीसी सहित सभी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सब्सिडी शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। तो क्या है ये फॉर्मूला और कंपनियों पर क्या असर होगा, जानते हैं अपने सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी से। नीरज जी, क्या डिटेल्स है? तेल कंपनियों के लिए बहुत अहम खबर है कि इनकी जो सब्सिडी का फार्मूला होता है ओएनजीसी, ओआईएल और गेल के लिए वो $60 पर तय किया गया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसकी जानकारी अपस्ट्रीम कंपनियों को दे दी है। फार्मूला ये होगा कि $60 तक कोई सब्सिडी बेयर नहीं करनी पड़ेगी इन तीनों कंपनियों को। 60 से अगर ऊपर जाता है एवरेज प्राइस 3 महीने, यह अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए तय किया गया है, तो उसमें इंक्रीमेंटल बेसिस पे सब्सिडी देनी होगी। फार्मूला बिल्कुल जैसे इनकम टैक्स का ब्रेकअप होता है वैसे यह कि 60 से $100 के बीच में अगर प्राइस होता है एवरेज, तो वहां पे 85% सब्सिडी बेयर करनी पड़ेगी। 100 से ऊपर जाता है तो 90%। मतलब इसका ये हुआ कि $60 तक कोई सब्सिडी नहीं होगी। 60 से 100 के बीच में जो $40 होते हैं उसमें $34 आपकी सब्सिडी के होंगे। तो उस तरह के सब्सिडी ब्रेकअप किया गया। और अगर $110 का प्राइस आता है तो 90% सब्सिडी होगी, यानी $43 आपको देना पड़ेगा। तो ये फार्मूला इसलिए तय किया गया क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब आपको ध्यान होगा तो 60 के आसपास प्राइस था, उसके नीचे था, तो पिछले बार सब्सिडी इनको नहीं देनी पड़ेगी थी। उसी को बेसिस मानते हुए अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए सब्सिडी का फार्मूला तय किया गया है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओएनजीसी की लगातार स्टेक सेल की बातें चल रही थी और ये मामला सामने आ रहा था कि जब तक सब्सिडी का फार्मूला तय नहीं हो जाता तब तक वो स्टेक सेल में दिक्कत आ रही, क्योंकि इन्वेस्टर्स वो जानकारी चाहते हैं। अब ये क्लैरिटी है कि 30 जून तक के लिए सब्सिडी का फार्मूला तय है। और जिस तरीके से क्रूड इस समय $65 के आसपास हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कम बर्डन आएगा। और जो आउटलुक दिया जा रहा है जुलाई का या उसके आसपास का, वो 60 से नीचे का आ रहा है। तो ये ऐसा पक्का माना जा रहा है कि इस बार भी सब्सिडी इन तीनों कंपनियों के लिए बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल, शुक्रिया नीरज। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसा रहा Q4 में SBI और ITC का रिपोर्ट कार्ड। और स्पेशल कोर्ट से नवीन जिंदल, मधु कोड़ा के लिए आई राहत की खबर। पूरी खबर आगे देखिए। बैंकों के लिए डूबे कर्ज की रिपोर्टिंग के नियम और कड़े हो सकते हैं। आने वाले समय में जॉइंट लेंडर फोरम गए लोन पर और डिस्क्लोजर देना पड़ सकता है। डूबे कर्ज की बढ़ोतरी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने पिछले साल बैंकों से जॉइंट लेंडर्स फोरम या JLF बनाने को कहा था और इस फोरम ने 60 दिन तक जिस लोन का रीपेमेंट डिले होता है उसके लिए बैंक मिलकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं ताकि ये कर्ज आगे चलकर NPA ना बने। This system was put in place just few months back. It took some time for us to stabilize. Now we are looking at it. We are looking at to put more analytics around it, and also see whether there would be a need or there would be a structure for disclosure or a structural system. These are few things which we are examining. कोयला घोटाले में फंसे कांग्रेस नेता और JSPL के चेयरमैन के लिए राहत की खबर है। स्पेशल कोर्ट ने नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 12 अन्य लोगों को जमानत दे दी है। इन सभी लोगों पर कोयला खदान के आवंटन में अनियमितता का आरोप है। नवीन जिंदल ने अच्छे आचरण के आधार पर जमानत की अर्जी पेश की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कोर्ट ने जिंदल और बाकी आरोपियों के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। और आवाज की मुहिम को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ। PM मोदी देंगे मनमाने हवाई किराए पर दखल। पूरी खबर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ही देखिए एयरलाइंस की मनमानी पर एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव से हम करेंगे बात और जानेंगे कि ये मनमाने किराए पर किस तरह से लगाई जा सकती है रोक। अब बात करते हैं एयरलाइंस के हेराफेरी पर हमारी खास मुहिम की, जिसका जोरदार असर देखने को मिल रहा है।
एयरलाइंस की हेराफेरी जल्द बंद होगी। सीएनबीसी आवाज की मुहिम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऊंचे हवाई किराए मामले में दखल दिया है। विमानन मंत्रालय 15 दिन में एयरलाइन कंपनियों के साथ बैठक करेगा। विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने हमारे संवाददाता दीपक साहू से खास बातचीत में कहा कि सरकार एयरलाइंस को मनमाने किराए तय करने नहीं देगी। एयरलाइंस की मनमानी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश शर्मा, इनसे बात करते हैं। तो जिस तरह से एयरलाइन ने काफी ज्यादा यहाँ पर आर्बिट्री प्राइसिंग यहाँ पर फेस्टिव सीजन में देखते हैं, प्राइस काफी स्पाइक कर देते हैं। इनफैक्ट कुछ कैंसिलेशन चार्जेस भी काफी ज्यादा है, उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए, मैंने हालांकि विश्व में कहीं भी प्राइस कैपिंग नहीं है, लेकिन भारत सरकार का एविएशन इंडस्ट्री बाकी विश्व के लगभग से थोड़ा सा अलग है, अलग तरह का स्ट्रक्चर है, अलग तरह का सोशल स्ट्रक्चर है। मैं व्यक्तिगत फील करता हूं कि इस विषय पर चर्चा हमने अपने मंत्रालय में शुरू कर दी है और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि सभी मंत्रालयों के सभी एयरलाइंस जो है, प्राइवेट एयरलाइंस और गवर्नमेंट एयरलाइंस को हम बुलाकर इस विषय पर एक रोक लगाना चाहते हैं कि प्रीडेटिंग प्राइसेस नहीं होने चाहिए। खास तौर पर मान लीजिए अंतिम समय पर मेरे घर में कोई बीमार हो सकता है, मेरे किसी बच्चे का इम्तिहान देने के लिए उसे इंटरव्यू देने जाना हो सकता है, अगर उसे 30,000-40,000 रुपए की टिकट लेकर जाना पड़े तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है और इस पर किसी तरह का एक रेगुलेशन होना चाहिए और इसके लिए हमारा मंत्रालय काम भी कर रहा है। इस पर कहीं कहीं प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी को दिलचस्पी ले रहे हैं, उन्होंने हस्तक्षेप भी किया है। क्या उनकी तरफ से क्या डायरेक्शंस मिले हैं आपको? देखिए, इन प्रिंसिपल हमें ये इशारा है कि हमें इसको रेगुलेशन के लिए इस पर चर्चा कर डिस्कशन करनी चाहिए। अंतिम डिसीजन कैबिनेट का होगा और हमारा मंत्रालय इसको रिकमेंड करेगा सभी स्टेक होल्डर से बात कर। कुछ नई पॉलिसी लाने की बात हो रही है सर कैबिनेट में, क्या रहेगा उसका ओवरऑल स्वरूप क्या रहेगा? सिविल एविएशन पॉलिसी भी आने वाली है, लेकिन इस विषय को हम सिविल एविएशन पॉलिसी से अलग भी लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये एक सोशल रिफॉर्म है और इस विषय पर हम काम करना चाहते हैं। एक थोड़ा खुल के जानना चाहेंगे सर, जो अभी तक रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है, एक तरह से फेयर्स यहाँ पर कंपनी ही फिक्स करती है, क्या यहाँ पर रेगुलेटेड डीजीसीए है, नो डाउट उस पर इंटरफेयर करता है। ओवरऑल जो नई पॉलिसी रहेगी उसमें हम क्या देख सकते हैं? क्या यहाँ पर एक कैप फिक्स किया जाएगा कि इससे ज्यादा यहाँ पर एयरलाइंस दाम नहीं बढ़ा सकती हैं? ओवरऑल क्या रहने वाला है? देखिए, हम कोई एक बेस प्राइस जो कॉस्ट प्राइस आता है हम उसका ये कर कि इससे आप 2 गुना 3 गुना तक जा सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड तक नहीं जा सकते। कोई भी हर सेक्टर का हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, कोई एक बेस प्राइस। हम नहीं कहते कि उसको आप बहुत 500 रुपए में भी टिकट दें, हम उसे भी उचित नहीं मानते हैं, लेकिन 40,000 रुपए की टिकट मिले उसे भी हम उचित नहीं मानते। तो प्रीडेटिंग प्राइस जो है, इस तरह की प्राइसिंग को बैन होना चाहिए और इस पर हम चर्चा कर लेकिन जब तक पूरे मंत्रालय और सरकार के स्तर पर चर्चा ना हो जाए तब तक इस विषय पर नहीं करें। कंपनी को कब तक तलब करने की यहाँ पर गुंजाइश? बहुत जल्दी, अगले 15 दिन के अंदर ही। तो सीएनबीसी आवाज की हवा में बंद करो हेराफेरी मुहिम का साफ तौर पर असर दिखा है। हमारी मुहिम के बाद पहले डीजीसी और फिर सीसीआई ने जांच का इरादा जताया और अब सीधे प्रधानमंत्री ने इस मामले में दखल दिया है। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू, साथ ही में है दिल्ली से धीरज अग्रवाल और हमारे एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव साहब भी स्टूडियो में आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ बात करेंगे दीपक से। दीपक, प्रधानमंत्री के दखल के बाद हवा में हेराफेरी रुकने की अब क्या उम्मीद दिख रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से हमारी मुहिम का असर लगातार होता नजर आ रहा है, कल हमने बताया था कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसकी शुरुआती जांच के संकेत उन्होंने दिए हैं। आज जो है कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले पर हस्तक्षेप किया है और कहीं ना कहीं एक डायरेक्टिव इशू किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सभी एयरलाइंस, खासकर जो 4 बड़े एयरलाइंस हैं यहाँ पर जिनका बाजार पर अच्छा खासा कब्जा है, उनको तलब किया जाए, उनसे जानने की कोशिश की जाए कि किन हालातों में यहाँ पर और कैसे यहाँ प्राइस बढ़े हैं। जिस तरह से दूसरी शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि कैंसिलेशन में काफी अच्छा खासा यहाँ पर कंज्यूमर से अच्छा खासा रकम यहाँ वसूला जाता है। इन सभी मुद्दों पर अगर प्रधानमंत्री खुद मोदी यहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि हमारी मुहिम का असर जरूर होगा और यहाँ पर एक सख्त रवैया सरकार अपनाएगी और जो भी यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस यहाँ पर जो एयरलाइंस अपना रही हैं, चाहे वो प्राइस जो आर्बिट्री प्राइस हाइक की बात करें, यहाँ पर फेयर हाइक की बात करें, या फिर दूसरी जो माल प्रैक्टिसेस हैं जो कैंसिलेशन की बात होती है उसमें ज्यादा वसूला जाता है, इन पर जरूर यहाँ पर रोक लगेगी कहीं ना कहीं, कुल मिला के ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे उम्मीद तो बहुत है जब प्रधानमंत्री दखल देंगे। लेकिन धीरज, आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर भारतीय एयरलाइंस की बात करें तो ये बताएं कि यात्रियों की शिकायतें सबसे ज्यादा किस तरह की होती हैं?
देखिए, किरायों में मनमानी वसूली की जो शिकायत है वो तो आम है ही, क्योंकि जब छुट्टियों का समय हो, पीक सीजन का समय हो, तो एयरलाइंस मनमाने तरीके से न सिर्फ किराए बढ़ाती हैं बल्कि कैंसिलेशन चार्जेस भी बढ़ाती हैं। लेकिन जो दूसरे चार्जेस हैं उनमें भी मनमानी बढ़ोतरी की शिकायत हमें मिलती रही है। जो दूसरे चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा बैगेज के नाम पर, एक्स्ट्रा लेग रूम के नाम पर, विंडो सीट के नाम पर या आपकी फेवरेट सीट के नाम पर, प्रायोरिटी चेक इन के नाम पर आपको देने पड़ते हैं और वो मनमाने तरीके से एयरलाइंस वसूल करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई और शिकायतें हैं, खासतौर पर खराब कस्टमर सर्विस को लेकर, क्योंकि जो कस्टमर सर्विस होती है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को, यात्रियों को सही जानकारी मिले, वो कई बार नहीं मिल पाती। इसके अलावा अगर रिफंड लेने की कभी आपको नौबत आ जाए तो वहां भी काफी मुश्किलें पेश आती हैं। कई बार जो टाइम दिया जाता है वो उस टाइम के अंदर में रिफंड नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम डीजीसीए के आंकड़े पर नजर डालें तो मार्च 2015 में जिस तरीके की शिकायतें मिली हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग कस्टमर सर्विस से ही परेशान हैं। इसके अलावा फ्लाइट की दिक्कतें करीब 25% लोगों को है इस बात की शिकायत। बैगेज से जुड़ी हुई दिक्कतें 16% लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि बैगेज खो जाने की सूरत में या उसमें किसी तरीके का नुकसान हो जाने की सूरत में एयरलाइंस जो हैं कोऑपरेट नहीं करती हैं। रिफंड भी करीब 10% लोगों की बड़ी समस्या है। तो जाहिर तौर पर ये सारी समस्याएं हैं जिनसे कि भारतीय एविएशन सेक्टर के जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, वो जूझ रहे हैं। जी, तो ये वो समस्याएं हैं जो आमतौर पर यात्री जिनकी शिकायत कर सकते हैं। डीजीसीए के आंकड़ों से धीरज ने यहाँ पर बताया भी कि क्या क्या परसेंटेज में समस्याएं रजिस्टर होती हैं। आइए अब इन सारी समस्याओं पर हम बात करेंगे हमारे एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव से। भार्गव साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो क्या लगता है आपको कि एयरलाइंस की मनमानी रुक पाएगी या कैसे रुकेगी? देखिए, दीपक जी ने जो बात कही रिफंड की, इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर्स, ग्रीवांसेस जो होते हैं, मैं उससे सहमत हूं कि उसमें बहुत कुछ करना आवश्यक है। डीजीसीए ने हाल ही में एयरलाइंस को काफी छूट दी है कि आप सारी सीटों के ऊपर प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने उनको अनुमति दी है, तो अगर कोई दोषी है तो डीजीसीए है। लेकिन जहां तक फेयर्स की बात है, कार्टलाइजेशन की बात है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लोगों को सूझबूझ की आवश्यकता है कि एक एयरलाइन इंडस्ट्री अपने फेयर्स कैसे फिक्स करती है। पहली बात तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर एयरलाइन प्लीज कर रही होती पैसेंजर्स को तो सारी एयरलाइन प्रॉफिटेबल होती, जो कि नहीं, हम सब जानते हैं। नाउ अनलाइक रेलगाड़ी या इंटरसिटी बसेस होती हैं जहां पे फिक्स फेयर्स होते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी के, चाहे आप टिकट 30 दिन पहले लें या एक दिन लें या जिस दिन ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन लें। एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये डायनामिक जो प्राइसिंग हम बोलते हैं, रेवेन्यू मॉडल होता है, इसमें कुछ सीटें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ सीट से कम होती है, फिर कुछ सीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होती है और कुछ प्रीमियम पे जाती हैं। तो ये कहना कि हम लोग एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत सारा फेयर करती है वो गलत है, क्योंकि अगर आपने फिक्स फेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो वो पैसेंजर जो आजकल दिल्ली 4,000, 4,200, 4,300 फेयर पे जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मिनिमम फेयर फिक्स फेयर बेसिस के ऊपर 6,000 के करीब होएगा। तो आपने बहुत बड़ी मार्केट को निकाल दिया। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि एयरलाइन बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखा जाए, ये केवल 5, 7, 10% लोग होते हैं। डीजीसीए के आंकड़े साफ बताते हैं कि अधिकतर महीनों में जो एवरेज लोड फैक्टर होता है वो 75 से 82, 83% होता है। लेकिन दिवाली के टाइम, फेस्टिवल के टाइम, लॉन्ग वीकेंड के टाइम पे यही लोड फैक्टर 90, 95, 100% हो जाता है। क्योंकि फ्लाइट में सीट कम मिल रही होती हैं, तो स्वाभाविक है कि फेयर्स ज्यादा हो जाएंगे। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं, ये सब रेवेन्यू मॉडल के अंदर है, क्योंकि आपको डिमांड सप्लाई की बात आ रही है। तो जब कोई, जैसे मंत्री जी ने कहा कि 30-40 हजार, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने कब देखा कि किसी पैसेंजर ने डोमेस्टिक रूट के लिए 30-40 हजार रुपया फेयर दिया। लेकिन एज अ सोल्यूशन यहाँ पे क्या किरायों में कैपिंग लगाने की संभावना है यहाँ पर? आपको लगता है? कैपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसका सीधा असर होगा कि ये जो लोअर बेस होता है ना, एयरलाइन जो फेयर लगाती है 3,500-4 हजार में जो बेचती हैं, वो फेयर करना बंद कर देंगे। उससे क्या होगा कि अधिकतर जो लोग एडवांटेज लेते हैं कि मैंने 3 महीने पहले सीट बुक कर ली सस्ते दाम के अंदर में, उनको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर क्या है कि विशेषज्ञ जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री में है उनके साथ बात की जाए। एयरलाइन इंडस्ट्री तो इंटरेस्टेड पार्टी है, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स लें, फॉरेन इंडस्ट्री के मॉडल को समझें कि क्या है कि सारी दुनिया के अंदर में जैसे जैसे आप एयरलाइन के डिपार्चर के वक्त में आते हैं, फेयर ऊंचे चले जाते हैं, नंबर 1।
तो क्योंकि एक ही फ्लाइट के अंदर में आपने अगर 3,000 रुपया दिया है तो दूसरे ने 15,000 रुपये दिया है, जो कि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स में नहीं होता है। और जब आप कहते हैं कार्टलाइजेशन, अब क्या होता है कि जैसे जब छुट्टियों का त्योहारों का दिन आता है और सब लोग टिकट लेना चाहते हैं लास्ट 3-4 दिन के अंदर में, तो आप 80, 85, 90, 95, 100% की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो उस समय जो फेयर होता है वो निरंतर बढ़ता जाता है। जब हम कहते हैं कि फेयर 25,000 रुपये में मिल रहा है, तो वो हम लोग की बात जो कर रहे हैं ना, वो एक सेक्टर बंबई दिल्ली के अंदर में वो 100 सीटें होंगी सब एयरलाइन को मिला के, जो कि इतने दाम पे बेची जा रही है। बिल्कुल एक छोटी सी बात जो वहां मंत्री जी भी कर रहे थे और शायद सोचने में भी आती है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या किसी के घर में इमरजेंसी आ गई, वो उसे जब लास्ट मोमेंट पे ट्रैवल करना है तो फिर वो 25-30 या जो भी बड़ा हुआ किराया वो थोड़ा भारी पड़ता है, तो क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? आपके देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एयरलाइन कमर्शियल पैटर्न पे चले तो नहीं हो सकता है। अगर आप कहें कि सोशल सेक्टर पे चले तो आप करिए। जैसे मैं कई बार बोलता हूं, एज ए बिकॉज आई वर्क इन एयर इंडिया, कि आप एक साफ निर्णय लें कि एयर इंडिया को आप सोशल एयरलाइन की तरह चलाना चाहते हैं या कमर्शियल एयरलाइन। अगर आप कमर्शियल एयरलाइन की तरह नहीं चलाना चाहते तब आप उनके लॉसेस के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। कि आप कहें कि अच्छा हमने 5% सीट बुक करके रखी हुई है फॉर लास्ट मिनट थिंग एट दिस फेयर, तो अब फिर क्या कहेंगे मिसयूज हो रही है, क्या कारण है कि हम जाएंगे? अब क्या है कि अगर आपको किसी ने बोला हॉस्पिटलाइजेशन है, अर्जेंट सर्जरी है, देन देयर इज अ रीजन आई वुड एडवोकेट कि हाँ भी उनको किराए पर रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बम्बई जाना है, जसलोक हॉस्पिटल या किसी हॉस्पिटल में, इसलिए सबको कंसेशन मिलना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी मुहिम रंग ला रही है, प्रधानमंत्री खुद अब इसमें दखल देने वाले हैं। किस तरह की मदद या सोल्यूशन आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जी ने बेस्ड ऑन सर्टन इंफॉर्मेशन फर्निश टू हिम अपना डिसीजन दिया है। लेकिन अगर उनके सामने तथ्य रखे जाएं कि ये चीज है तो हम नहीं, फेयर को रिडक्शन नहीं है, अगर आपको फेयर रिडक्शन करना है और सरकार इतनी गंभीर है तो एटीएफ के ऊपर से सेल टैक्स को कम कराया जाए, एयरपोर्ट में लैंडिंग टेक ऑफ चार्जेस को कम किया जाए, उसका तो सीधा का सीधा असर पैसेंजर को पड़ेगा ना। उसके ऊपर तो सरकार, अनफॉर्चुनेट बात है कि कुछ नहीं किया है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता। ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है कि फेयर्स के ऊपर में हम आ जाएं। जैसे आपने देखा होगा 7 मई को कांग्रेस, जेडीयू, लेफ्टिस्ट पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। अब आप सोचिए फेयर्स के ऊपर में वॉकआउट कर रहे हैं, आप ये करिए कि एयरलाइन की जो ऑपरेशनल एनवायरमेंट है उसको कैसे प्रॉफिटेबली के लिए कंड्यूसिव बनाया जाए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूं, इंडिया के अंदर में सिविल एविएशन सब्जेक्ट के ऊपर में जो एक्सपर्टीज है वो शून्य के बराबर है। जी, तो आवश्यक है कि हम इंटरनेशनल मॉडल्स को अडेप्ट करें इंडियन कंडीशन के लिए, छेड़छाड़ ना करें और गलत भी एनवायरमेंट ना करें। कि जैसे मैंने कहा कि अगर एयरलाइन फ्लीज कर रही होती तो वो बम्पर प्रॉफिट बना रही होती, जबकि हम जानते हैं कि इंडिगो के अलावा तमाम एयरलाइन लॉसेस में है। जी भार्गव साहब, बहुत शुक्रिया आके हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ में धीरज और दीपक आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस पूरे चर्चा में भाग लेने के लिए। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एसबीआई के नतीजों पर बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से खास बातचीत। साथ ही दिखाएंगे आईफोन 6 की ऑनलाइन बेस्ट डील इस ब्रेक के बाद। चौथी तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। एनआईए और एनपीए के मोर्चे पर बैंक की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। डिटेल्स देने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, ओवरऑल नंबर्स ऐसे तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, प्राइमा फेसी नतीजे आए तो अच्छे लग रहे थे कि एनपीए काफी काबू में नजर आ रहे हैं, घटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप देखें तो एनपीए के अंदर आप दो आंकड़े खास तौर पे ट्रैक करते हैं। पहला है एडिशनल स्लिपेजेस, यानी इस क्वार्टर में कितने नए एनपीए बने, वो करीब 5,000 करोड़ के आसपास आपको दिखेगा, और कितनी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई तो वो आपको करीब 12,000 करोड़ पे दिखेगा, तो टोटल 17 पे आता है। पिछले 2-3 क्वार्टर का आप एवरेज देखिए तो वो 13, 14, 15 की रेंज में हुआ करता था। उस लिहाज से इस बार ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, यानी इस बार कहीं ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी है, जैसा कि हमें अंदेशा था
इस बार रिस्ट्रक्चरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि अब जून क्वार्टर से, जो चालू क्वार्टर है, अब से जो रिस्ट्रक्चरिंग आप करेंगे वो सब तुरंत एनपीए हो जाएंगे। लेकिन पिछले क्वार्टर में जो रिस्ट्रक्चर हुए वो एनपीए नहीं है, वो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट की कैटेगरी में अलग से हैं, पर स्टैंडर्ड है, एनपीए नहीं है। तो ये मौके का फायदा यहां पर बैंक्स उठा रहे हैं, सभी को एक मौका दिया गया है, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा बाजार को चौंकाने वाला नजर आया है। साथ ही साथ जो एनपीए में कमी आई है, ओवरऑल जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा आपको घटता हुआ दिख रहा है, उसमें भी अगर आप देखें तो करीब 5,000 करोड़ के आसपास जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेचा गया है उसका असर है। दूसरी तरफ राइट ऑफ भी है तकरीबन 4,500-5,000 करोड़ के आसपास का। हालांकि राइट ऑफ का आंकड़ा थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा इसलिए है क्योंकि एक नियम है राइट ऑफ्स के पीछे कि आप जितनी रिकवरी करते हैं उतना ही राइट ऑफ कर सकते हैं। तो बड़ा राइट ऑफ आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपने बड़ी रिकवरी की। तो ये एक पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है इस पूरे एनपीए के एनालिसिस में। इसके अलावा ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे दबाव बरकरार है या बढ़ रहा है, यही संकेत मिलता है। बिल्कुल, शुक्रिया। एसबीआई के नतीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ अब जुड़ रही हैं एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य। आपका स्वागत है अरुंधति जी आवाज एट 9 में। काफी अच्छी रिकवरी रही है इस साल, कहां से हुई है रिकवरी और ये बताएं कि आगे के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं? रिकवरी के बारे में हम लोग बहुत सारे प्रयास किए हैं। हालांकि हम लोग एआरसी सेल्स किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैंक के तरफ से बहुत सारे और प्रयास हम लोग किए हैं, जैसे कि ओटीएस हो, कॉम्प्रोमाइज केस हो, फॉलो अप हो। ये छोटे छोटे अकाउंट्स में भी हमारे सारे जो कर्मचारियां हैं वो जाके कांटेक्ट किए हैं, उनसे बातें किए हैं, उनसे रिकवरी करने की प्रयास किए हैं। आपको ये भी पता है कि लास्ट क्वार्टर एंड में हम लोग एक बड़ा मेगा ऑक्शन भी किए थे। इस क्वार्टर के एंड में जून 12 तारीख में भी हम लोग एक मेगा ऑक्शन करने वाले हैं। उसके पहले फ्रॉम नेक्स्ट मंडे यानी कि 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक हम लोग एक ऋण समाधान सप्ताह भी चालू करने वाले हैं, जहां पे जो लोग पैसा चुका नहीं पाए हैं, लेकिन जिन लोग विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, जिनका लोन उन लोग चुका नहीं पाए हैं क्योंकि कोई जेन्युइन डिफिकल्टीज हो, ऐसे लोगों को भी हम लोग हेल्प करने की प्रयास करेंगे। और उसी के तौर पे हमारे बहुत सारे रिकवरी एफर्ट्स चालू है। तो ये सारे लास्ट ईयर भी चालू किए थे हम लोग। उसका जो नतीजा है वो हाफ ईयर एंड से हम लोग को देखने को मिला है। इस साल सारा साल ये सब चालू रहेगा और हम लोग की प्रयास रहेगी कि इस साल हम लोग जितना देखे हैं उससे ज्यादा रिकवरी करके हम लोग दिखाएं। और जो रिस्ट्रक्चरिंग बैंक ने की है यहाँ पर वन टाइम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि कुछ न कुछ रिस्ट्रक्चरिंग तो होता ही रहेगा। हम लोग जैसे कहते हैं कि जैसे लोगों को कोई इलनेस होती है, कोई बीमारी होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं। एपिडेमिक के समय बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटल जाते हैं, एपिडेमिक चला जाता है तो कम लोग जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल खुली रहती है और लोग बीमार भी पड़ते रहते हैं। तो इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, लेकिन जितना नंबर इस बार देखने को मिला है वो थोड़ा ज्यादा ही है। और उसका कारण ये है कि आरबीआई का जो फॉरबेरेंस का विंडो था, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद भी स्टैंडर्ड एसेट हम लोग रख सकते थे, वो विंडो 31 मार्च को बंद हो गया है। और उसी लिए हम लोग देखे हैं कि थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, क्योंकि कोई भी विंडो अगर बंद हो रहा होगा तो लोग उस समय ज्यादा से ज्यादा चले ही आते हैं। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी में हम लोग अभी भी उतना ज्यादा ग्रोथ अभी भी देख नहीं पा रहे हैं। डिमांड हम लोग को लगता है आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इसीलिए जो अकाउंट्स में स्ट्रेस थे वो अकाउंट भी उन लोग को एकदम अच्छा से पता नहीं था कि ये एक क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर में इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और उन लोग स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। उसीलिए दे हैव नॉट वांटेड टू टेक अ चांस एंड दैट इज द रीजन दे हैव आल्सो ऑप्टेड टू गेट रिस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि उनको एनपीए टैग पसंद नहीं है। दे डोंट वांट टू बी टर्म्ड एज एनपीएस एंड दे हैव अप्रोच्ड एंड द बैंक हैज आल्सो कंसिडर्ड, बिकॉज बैंक इज आल्सो नॉट अवेयर कि ये 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में
ये सारा कुछ हम लोग जो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ये ग्रोथ उतनी तरीके से, उतनी तेजी से हम लोग देख पाएंगे। तो इसीलिए दिस इज रियली अ वन टाइम नंबर, मेनली एग्ड ऑन बाय द फैक्ट दैट अ फॉरबेरेंस विंडो इज क्लोजिंग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़कर बात करने के लिए। आज आगे बढ़ते हैं। आईटीसी के Q4 नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। Q4 में कंपनी का मुनाफा 2,361 करोड़ रहा है, जबकि सालाना आधार पर आय बढ़कर 9,293 करोड़ हुई है। कंपनी के एबिटा और मार्जिन में हल्की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल सिगरेट कारोबार में वॉल्यूम कमजोर रहने के चलते आईटीसी के नतीजों पर दबाव दिखा है। मोदी सरकार का पहला साल कॉर्पोरेट जगत को काफी पसंद आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स परिमल नाथवानी का कहना है कि मोदी सरकार ने एक साल में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप विटनेस रहे पूरे एक साल के सफर के, कैसे देख रहे हैं आप एक साल को? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, वो एक साल में कई सिद्धियां हासिल कर चुकी है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश में तो सिद्धियां हासिल की है, किंतु विदेश में उन्होंने एक ग्लोबल लीडर के तौर पे वो उभरे हैं। जब आज तक ये परिस्थिति थी कि भारत को, यानी कि हिंदुस्तान को, कोई सीरियस मानता नहीं था और हमारी सरकार की छवि कई जगह बन नहीं रही थी। नरेंद्र मोदी जी के आने से और जिस तरह के उनके स्वेरिंग में हर देश के लोग यहाँ पे आए, जैसे कि चीन के प्रेसिडेंट उनके निमंत्रण पे अहमदाबाद आए, हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, पाकिस्तान के नवाज शरीफ जी आए, तो ये शुरू से एक मैसेज बन गया था कि ही इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर एंड वेरी पॉपुलर लीडर। मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआत होनी बाकी है उसकी, कैसे देख रहे हैं? और आप इंडस्ट्रीज से भी जुड़े हैं। देखिए, मेक इन इंडिया उन्होंने जब से कहा है तब से वर्ल्ड के सारे प्लेयर जितने भी है, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे तो भारत से बाहर जो हिंदुस्तान में या गुजरात में अपना इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं, ऐसे देशों ने भी वो मेक इन इंडिया को अच्छी तरह से, जबकि ओबामा जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ही इज अ वेरी डायनामिक ड्रिवन प्राइम मिनिस्टर और हमें भारत में इंटरेस्ट है, चाइना ने कहा हमें भारत में इंटरेस्ट है, तो ये एक उनका मेक इन इंडिया का ही नारा है। और जहां तक हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, तो आज मैं मानता हूं कि एशिया में सबसे बड़ी साइट मेक इन इंडिया की अगर कहीं चल रही है तो वो गुजरात के जामनगर में चल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह है घर बैठे शॉपिंग, फास्ट डिलीवरी और सबसे ऊपर ढेर सारा डिस्काउंट। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में बेस्ट डील ढूंढना अब इतना आसान नहीं रहा है। लेकिन अगर आप एक एक्टिव सर्फर हैं और आपकी टाइमिंग अच्छी है तो आपके हाथ जैकपॉट भी लग सकता है। लेकिन कैसे, बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग, जो कि आपके लिए आईफोन 6 के लिए क्रैकिंग डील्स यहां बता रहे हैं। अभिषेक, ये बताएं कि कितने पैसे यहां पर बच सकते हैं अगर हम ऑनलाइन आईफोन 6 खरीदें तो? देखिए, एप्पल को आमतौर पर ऐसी कंपनी के तौर पर माना जाता है जो प्राइसिंग के मामले में काफी डिसिप्लिन रहती है। ना तो एप्पल के प्रोडक्ट्स के दाम तेजी से बढ़ते हैं और ना ही तेजी से दाम गिरते हैं। पर ऑनलाइन लगता है एप्पल के ढेरों रीसेलर्स इस डिसिप्लिन में विश्वास नहीं रखते। हमने एप्पल के दोनों फ्लैगशिप फोन्स आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस के दाम अलग अलग वेबसाइट्स पर चेक किए और पता ये लगा कि आईफोन का ऑनलाइन प्राइस उसके ऑफलाइन रिटेल प्राइस से करीब करीब 10,000 रुपए सस्ता है। मसलन आईफोन 6 16 GB के लिए स्टोर्स में आपको देने होंगे लगभग 53,500 रुपीज से ज्यादा, लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पर आपको करीब 9,000 रुपए का फायदा हो सकता है। इसी तरह से आईफोन 6 प्लस 16 GB स्टोर्स में 65,000 रुपए से ऊपर का बिक रहा है, लेकिन यही तीनों वेबसाइट्स यहां भी आपको करीब 9,000 रुपए से ज्यादा की छूट दे रही है। और ये तो आज की बात है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर वेब को सर्व करें तो आपको किसी दिन ये डिस्काउंट 15,000 रुपए से भी ज्यादा का मिल सकता है। लेकिन इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस साल सितंबर में नया आईफोन लॉन्च हो जाएगा, जो भारत में लगभग दिवाली तक लॉन्च होगा। ऐसे में स्टॉक क्लियर करने में ऑनलाइन वेबसाइट्स को फायदा दिख रहा है। अब ये तो सिर्फ एप्पल आईफोन के दाम के बारे में हमने आपको दिखाया है, पर ई रिटेल के इस पूरे बाजार में हर गैजेट पर रोजाना भारी डिस्काउंट मिलता है। बस वेबसाइट्स पर नजर रखनी होती है।
राइट अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। तो क्या आप कुछ शॉपिंग करने का मन बना रही हैं? वेल, जहां तक फोन शॉपिंग की बात है, अभिषेक ने यहाँ पे सिर्फ आईफोन के लिए डील्स बताई है और अभी भी मेरे ख्याल से मैं सैमसंग लॉयल हूँ। उन्होंने आखिरी में ये कहा कि ये तो हमने सिर्फ आईफोन के लिए कहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान रखें, सर्व करें तो आपको और अच्छी डील्स मिल सकती है। प्लान जरूर करना चाहिए। जरूर। और यहाँ पे चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जया को फिर से मिलेगा तमिलनाडु का ताज। और दिल्ली में अभी भी जारी है जंग। ब्रेक के बाद देंगे आपको ये दोनों खबरें। अब रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की गद्दी संभालने जा रही है। मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम के इस्तीफे के बाद राज्यपाल के रोसैया ने जयललिता को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। इससे पहले जयललिता को सर्वसम्मति से एआईएडीएमके का विधायक दल का नेता चुना गया। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देने के बाद पिछले साल सितंबर को जयललिता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन इसी महीने कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी होने के बाद जयललिता के फिर सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख यहां बताया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि नियुक्ति व तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। और इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया ताकि आगे से किसी अफसर के दफ्तर के बाहर ताला ना लग जाए। जो केंद्रीय सरकार होम मिनिस्ट्री ने आज सर्कुलर जारी किया है ताकि इसमें विवाद न रहे, इसलिए जो रिजर्व्ड पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और केंद्र सरकार के बिहाफ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस अधिकार का प्रयोग करते हैं, उसको स्पष्ट कर दिया है। इट्स अ क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन in terms of the constitution so that there is no confusion as to who exercise what power. और यहां पर वही नोटिफिकेशन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से घबरा गई है, इसलिए केंद्र अब दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। जो ये नोटिफिकेशन है, ये दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दिल्ली के लोगों को की पीठ में एक तरह से छुरा घोंपा इन लोगों ने। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उस वजह से ये लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। 3 एमएलएज लेकर नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार अब दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश कर रही है बैकडोर से। और इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।